नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे जहां भी होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नया एजुकेशनल सेशन शुरू होने वाला है और आप सभी लोग अपने अपने करियर की नई नई अलग अलग अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे। तो इसी की कड़ी में आगे सांदीपनि एकेडमी यानी कि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अक्सर होता क्या है कि हर लोकल एरिया से कुछ न कुछ स्टूडेंट या बच्चे ऐसे रहते हैं जो बड़ी तैयारी करना चाहते हैं अपने जीवन में या कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और भारत जैसे देश में तो आईएएस की तैयारी से बड़ा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इससे भी बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट के बीच में यही माना जाता है कि आईएएस सबसे बड़ी तैयारी है हमारे देश में। तो सबसे बड़ी तैयारी जाहिर सी बात है तो हर जगह तो होती नहीं होगी, लेकिन इसे करने की चाहत तो हर विद्यार्थी के मन में होगी। हर विद्यार्थी चाहता होगा कि हर विद्यार्थी नहीं, मतलब कुछ सिलेक्टेड जो कि लोकल एरिया से भी हो सकता है या बड़े शहर से भी हो सकता है। लोकल एरिया में अगर मंदसौर गाँव तो यहाँ के आसपास के गांव वगैरह सारे को मिला के मैं उसे लोकल एरिया से डिनोट कर रहा हूँ। तो अक्सर दिक्कत क्या होती है कि लोकल एरिया में संसाधन मिल नहीं पाते हैं, रिसोर्सेज मिल नहीं पाते हैं तैयारी करने के लिए। किसी को तैयारी करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है और कोचिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी जो कि एक वेल डिफाइंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है स्टूडेंट को। तो लोकल एरिया में ये सारी चीज़ें मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर मिल भी जाती हैं तो बहुत सारे केसेस में वो अपना पूरा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। जो कंटेंट डिलीवर करना चाहिए वो डिलीवर कर नहीं पाते। तो ऐसे में कोई विद्यार्थी विश्वास करता भी नहीं, और जाहिर सी बात है क्योंकि तैयारी बड़ी है और जीवन का काफ़ी समय लग जाता है इसे। तो आखिर किसके ऊपर विश्वास करें या किसके ऊपर करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको एनालिसिस करना है। लेकिन इसी की कड़ी में सांदीपनि एकेडमी यानी कि हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आने वाले सेशन से बैच शुरू करेंगे। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही आपको प्रोवाइड कराएंगे और पूरी सुख सुविधाएं के साथ में, यानी कि एक भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप लोगों को सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाने में समर्थ रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक भी चीज़ की कमी ना हो, और बड़े शहर यानी कि आपको जहाँ से भी लगता है कि जहाँ से तैयारी होती है वहाँ से भी हम बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। तो इससे अच्छा है हम आगे की तैयारी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि कुछ एक दो सवाल हैं जिसे मैं अगर आप लोगों को बता दूंगा तो आपकी शुरुआती डाउट क्लियर हो जाएंगे। असल में कुछ भी शुरू करने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि हम इसे कर क्यों रहे हैं। बिना अंदाज से तो हम कुछ भी तैयारी शुरू करेंगे नहीं। इसके शुरू करने से पहले हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, या उसके कारण पता होने चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ये, हम क्यों कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का शुरुआत क्यों करते हैं या किसी भी ऑप्शन को क्यों चुनते हैं। उसके पीछे की अगर दो चीज़ हमें पता चल जाती हैं तो आसानी रहती है कि हम उसे सिलेक्ट कर लें। सबसे पहला सवाल तो ये आता है इसमें कि यूपीएससी है क्या, और दूसरी बात कि इसके फ़ायदे क्या हैं यूपीएससी तैयारी करने के। ये दो चीज़ अगर आप लोगों को पता चल जाएगी तो डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग से ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे यूपीएससी, या यूपीएससी में जब भी नाम लेता हूँ तो सिविल सर्विसेज यानी कि एमपीपीएससी भी उसमें साथ में इंक्लूड हो रही हैं। यूपीएससी में अधिकतर मेरी आदत वही पड़ी हुई है तो मैं यूपीएससी नाम ले देता हूँ। तो आप ध्यान में रखिएगा कि मैं साथ में एमपीपीएससी के बारे में भी बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम ही है, इनका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उस हिसाब से कि आखिर यूपीएससी ही क्यों करें, बाकी और भी तो ऑप्शन है। और दूसरा सवाल ये है कि कैसे शुरू करें। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। ये दो सवाल आप लोगों को शुरुआती दौर में अगर पता चल जाएंगे तो आपको तैयारी शुरू करने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये क्या है और इसके फायदे। दो चीज़ अगर आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगी तो आपको आसानी होगी इसे समझने में। तो पहले वाले सवाल पे पहले बात कर लेते हैं, क्या है यूपीएससी। एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एक कमीशन है जो कि तरह तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जैसे कि एनडीए की एग्ज़ाम हो गई जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, और सिविल सर्विसेज जिसको आप लोग आईएएस आईपीएस और आईआरएस की एग्ज़ाम बोल देते हो वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो यूपीएससी खास तौर पर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जाना जाता है, यानी कि आईएएस की तैयारी, आईपीएस की, या सिविल सर्विसेज बोल सकते हैं।
सिविल सर्विसेज में एमपीपीएससी भी कवर हो जाता है साथ में, लेकिन सिविल सर्विसेज यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी संभालता है। तो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है, यानी कि सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है, सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है, उसमें तीन फेज होते हैं। एक तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी, फिर मेंस होगा आपका, और उसके बाद इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। प्री एग्ज़ाम में आपकी 2 पेपर होते हैं, एक तो जीके या जीएस का होता है, आप जिसको जीके बोलते हैं उसको हम जीएस बोलते थे, और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। सीसेट का पेपर जो मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव और थोड़ा कुछ लैंग्वेज के बेस पे होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें लगभग 200 मार्क्स का पेपर होता है, आपको 33% मार्क्स आपको गेन करने होते हैं, तब जाके आप ये वाला पेपर क्वालिफाई कर लोगे। एंड जीएस वाले पेपर तो कट ऑफ के बेस पे होता है, तो इसमें जीएस वाला वही ऑप्शन जो हिस्ट्री, जियोग्राफी और इसके अलावा और भी ऑप्शन है, और भी सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस वगैरह वगैरह। और मेंस में आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं, यानी कि यही जो मैंने अभी बताया, जीएस के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, और एक पेपर एसे का होता है, एसे यानी कि निबंध। और उसके अलावा 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, यानी कि आपकी एक रीजनल लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है कि ये दोनों पेपर आपको देना ही क्वालिफाइड नेचर के हैं। तो ये सारी बात की बातें हैं। बाकी 200-250 नंबर के होते हैं, ये 200 नंबर का होता है, ये सारे पेपर 250 के होते हैं, और ऐसे का पेपर भी इतने का ही होता है, 2 ऐसे आते हैं इसमें, और लैंग्वेज पेपर भी इतने का ही होते हैं। तो फिलहाल आप लोगों को शुरुआती दौर का ओवरव्यू पता चल गया होगा कि क्या एग्ज़ाम है और क्या क्या होता है इसमें। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, जो कि इंटरव्यू पैनल बैठता है इंटरव्यू लेने के लिए। आप लोगों ने देखा ही होगा, ऑनलाइन देखते रहते होंगे, नहीं देखा होगा तो देख ही लेंगे शुरुआत में, अगर आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे तो ये क्या है ये आप लोगों को मैंने बता दिया। अब इसके फ़ायदे में आप लोगों को क्लियर कर दूं तो आप लोगों को आसानी रहेगी इसके बारे में जानकारी जानने के लिए। अब इसके सीधे सीधे फ़ायदा तो आपका एक जॉब में है ही सही, या नौकरी जो कि आप तैयारी करने वाले हो आईएएस की तैयारी करोगे, आईएएस की जॉब तो मिलना पहला इसका फ़ायदा है। लेकिन इसका अदर और भी फ़ायदे हैं तैयारी करने के। कोई और दूसरी तैयारी करोगे आप, उन तैयारियों के इतने फ़ायदे नहीं मिलेंगे जितने फ़ायदे कि यूपीएससी की तैयारी करने के बाद किसी व्यक्ति के अंदर दिखने को मिलता है। जैसे कि एक सीधा सीधा फ़ायदा तो दूसरी जॉब में मिल जाता है। अब दूसरी जॉब में फ़ायदा कैसे मिलता है? अब कहने का तो है कि 100% गारंटी तो किसी की भी नहीं है कि 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा किसी का। लाखों लोग फॉर्म डालते हैं हर साल और सिलेक्शन उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि आपका हो ही जाएगा या आपका नहीं होगा, किसी का नहीं कहा जा सकता है। एक्चुअल में जिन लोगों का होना रहता है उन लोगों को भी नहीं पता रहता है कि मेरा नंबर सिलेक्शन लिस्ट में आने वाला है। तो ये सब बात की बात है, लेकिन हमारे पास बैकअप प्लान होना ही चाहिए, हर चीज़ का बैकअप प्लान होना चाहिए। गारंटी नहीं है किसी की भी कि 100% हो ही जाएगा। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो ना, तो आपके पास 100% दूसरे बैकअप प्लान है। जैसे कि आप अदर एग्जामिनेशन दे सकते हो, अदर जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हो जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं, जिनमें नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, यानी कि जो मैथ्स रीजनिंग वाले पैटर्न पे बेस नहीं है अधिकतर, जिनमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ये वाले सब्जेक्ट अधिकतर पूछे जाते हैं। उनमें आपको आसानी रहेगी उनकी तैयारी करने में। हर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए लगभग 1 या 2 महीना तो मिनिमम आपको लग ही जाएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न रहता है, उसके हिसाब से याद करनी रहती है। लेकिन फिर भी मिनिमम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 5-6 महीने से तो ज़्यादा ही लगते हैं। तो आपको उनके लिए दूसरी एग्ज़ाम का ऑप्शन जब आपके पास रहेगा तो उनके लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप झट से उन दूसरी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा और भी ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास में, स्कोप रहेगा। अब ऐसा समझो कि पटवारी की तैयारी करोगे आप, तो आपके पास स्कोप नहीं है कि आप एसआई की एग्ज़ाम दे लो या स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम दे लो। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करते के दौरान आपके पास इतना स्कोप है
ठीक ठाक से इतना स्कोप है कि आप दूसरी एग्ज़ाम भी दे सकते हो। हालांकि उनको टारगेट रखना या नहीं रखना वो आपकी पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आपके पास पूरा स्कोप है कि आप वो दूसरी एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो लगभग जो जीएस के ऊपर बेस एग्ज़ाम है उन सारी एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो देने के लिए। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि पटवारी की तैयारी करने के बाद आप यूपीएससी देने चले जाओ। पटवारी की तैयारी करने के बाद सिर्फ आप पटवारी ही दे सकते हो, उसके अलावा आपके पास फर्दर स्कोप नहीं है। लेकिन यूपीएससी में आपके पास इतना स्कोप रहता है कि आप लोग दूसरी एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। स्टेट पीएससी या सेंट्रल की और भी एग्ज़ाम है वो सारी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो अदर फ़ायदा, एक और फ़ायदा है वो आपके जीवन में मिलेगा आप लोगों को देखने को। ना चाहते हुए भी आपको ये फ़ायदा होगा ही होगा अगर आप लोग तैयारी को अच्छे से एंजॉय करते हो तो। अगर आप लोग तैयारी कुछ ऐसे करते हो कि चलती ट्रेन में से कूदने वाली, तो ऐसी वाली तैयारी में आपको कुछ ऐसा ये फ़ायदा मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप तैयारी को अच्छे से फील करते हो तो लगभग ये वाला फ़ायदा जीवन में आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा ना चाहते हुए भी। असल जीवन में होता क्या है कि हम बहुत सारी परेशानी से घिरे होते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा मामला फंस जाता है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है और उसके कारण हमारा कोई डिसीजन गलत हो जाता है। पर्सनल लाइफ में होता ही, रिलेशनशिप से लगाकर हर एक चीज़ में, बिजनेस तक, हर एक फील्ड में, कि हमारे पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं था, उस वजह से मेरा ये फैसला गलत हो गया, मुझे उसके बारे में पता नहीं था इसलिए मैंने ये कर दिया। या मतलब जो पर्सनल लाइफ से या डेली रूटीन लाइफ से जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में भी हमारे पास में सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। तो असल में इस तैयारी का सिलेबस कुछ ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि ये पर्सनल लाइफ, किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के बहुत करीब है। इसीलिए तो इसका सिलेबस इतना बड़ा है। सिलेबस इतना बड़ा रखने के पीछे की वजह वही है क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता है हम लोगों को कि हम इतना कुछ ऑलरेडी सीख जाएं। लेकिन यूपीएससी जो अपने सिलेबस में चीज़ें शामिल कर रखा है वो सारे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, तो उन सब्जेक्ट का सीधा रिलेशन पर्सनल लाइफ से है। ना चाहते हुए भी आपको इस सिलेबस से बहुत सारा फ़ायदा मिल जाएगा पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर, एबिलिटी आपकी तैयारी करने से पहले और तैयारी करने के बाद आपको अलग देखने को मिलेगी। असल में हम बहुत सारे फैसले ऐसे कर देते हैं जिनमें नॉलेज की कमी रहती है, तो लगभग पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ आपको इतना नॉलेज मिल ही जाएगा या दूसरी चीज़ों के बारे में जो कि हमारे जीवन के फैसले करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये सिलेबस ना चाहते हुए अभी हमारे को फ़ायदा कर ही देगा। लेकिन इसकी एक शर्त है कि हम तैयारी को अच्छे से फील करें, ये नहीं कि चलती ट्रेन में से कूदने वाला काम करें। तो ऐसी परिस्थिति में ये सिलेबस तो क्या, दुनिया का कोई भी सिलेबस या कोर्स आपको 1% भी आपको जीवन में फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन अगर आप तैयारी को अच्छे से फील करते हैं तो लगभग बहुत सारा फ़ायदा तैयारी करने से पहले और तैयारी करने के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया, मैंने बता दिया कि आखिर इसके पीछे सिलेक्ट करने के पीछे रीज़न क्या होनी चाहिए। उसके अलावा मैं बता दूं कि हाउ टू स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट। अब इसके बहुत सारे प्रश्न हैं, इसमें ये प्रश्न ही खुद में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन छोटा छोटा ओवरव्यू में आप लोगों को समझा सकता हूँ कि शुरुआती दौर में क्या क्या चीज़ें, गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके बारे में, दूसरा क्वेश्चन, वाई कोचिंग, कोचिंग क्यों लें, या थर्ड वाला कि इसकी अप्रोच, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, और मीडियम, और अगला सवाल आ जाता है कि टाइम कितना लग जाएगा तैयारी करने के दौरान। लगभग इन सारे सवालों में ये ख़त्म हो जाएगी आपकी ये हाउ टू स्टार्ट सवाल का जवाब। तो पहले बता दूं कि स्ट्रेटेजी और प्लान क्या होना चाहिए। अब इसकी कोई ना तो स्ट्रेटेजी है और ना ही प्लान है, और कोई अगर आप लोगों को ये बता रहा है कि मैं आपको एक सटीक प्लान बता देता हूँ इसको करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो अपने नॉलेज की लिमिटेशन क्रॉस करने के बाद ये सब कुछ बता रहा है, क्योंकि असल में यह चीज़ एक दिन में समझने वाली बात है ही नहीं। इसको समझने के लिए आपको लगभग
2 से 3 महीने तक लग जाएंगे कि असल में मुझे अगला आने वाले दिनों की प्लानिंग कैसे करनी है या स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। एक दिन में समझने वाली बात है ही नहीं। मैं बोलूँ कि एक वाक्य में मैं आपको कुछ ऐसा रामबाण बता दूं या कोई मंत्र बता दूं या कोई फॉर्मूला ऐसा बता दूं जिसे कि आप सुनने के बाद फट से ये एग्ज़ाम फाइट कर लो, तो मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। और कोई अगर आपको ऐसा फार्मूला बता रहा है तो वो अपनी नॉलेज की लिमिटेशन को क्रॉस करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है। असल में ये सारी चीज़ें 1-2 महीने के बाद आने वाली समझ में आने वाली चीज़ें हैं। इनको अपन कोशिश करें कि आज ही शुरुआती दिन में मुझे समझ में आ जाए तैयारी के बारे में कि कैसे करूं, शुरुआती दौर से प्लान कर लें, तो बिल्कुल बकवास बात है। मेरे पास ऐसा कोई प्लान है और ना ही किसी और के पास में प्लान है। आपका प्लान आपको करना है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जब टॉपर के इंटरव्यू देखोगे आप, तो हर एक टॉपर अलग अलग बात करेगा। 2019 का टॉपर अलग बात करता हुआ देखेगा, 2020 का टॉपर अलग बात करता हुआ देखेगा। दोनों की प्लानिंग अलग अलग, दोनों की रणनीतियाँ अलग अलग, दोनों अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कैसे डिसाइड करें कि किसकी वाली फॉलो करें? तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग एक दिन में कितना घंटा पढ़ पाते हो, आप जो चीज़ पढ़ते हो वो कितना जल्दी आप लोगों को याद रहती हैं। ये सारी चीज़ें जब आप 1-2 महीने तैयारी को दोगे तो उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। और खुद की प्लानिंग की हुई वो सबसे बेटर रहती है, ना कि दूसरे की प्लानिंग पे। मैं कुछ प्लानिंग आपको बता दूं लेकिन आप वो फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ और हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी है। तो आप लोग भी अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना। बाकी आप लोगों की जो कोचिंग क्लासेस रहती हैं वो चलती रहती हैं। सेकंड सवाल आ जाता है कि वाई कोचिंग, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वाई कोचिंग और कहाँ से करें? एक तो क्यों करें और करें भी तो कहाँ से करें? सबसे बड़ी बात तो कि कोचिंग ऐसा कुछ है नहीं, एक प्लेटफॉर्म है किसी विद्यार्थी के लिए। जैसे कि अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि कोचिंग क्या काम करती है आपके जीवन में। तो मुझे आज भी याद है कि लगभग आज से 10 साल पहले की बात है, हम लोग कोटा गए थे। तो कोटा में एक बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए हम लोगों को काफ़ी समय लग गया था। यानी कि हम जिससे भी पूछे, तो हमने 2-4 लोगों से पूछा तो उन लोगों ने हमें गलत बताया 1-2 बार। और ऐसे करते करते हम पूछते तलाशते आखिरी में पहुंच ही गए। लेकिन बहुत टाइम लग गया हमें वहां तक जाने में, हमें जहाँ जाना था वहाँ तक जाने में टाइम लग गया। और सेम चीज़ यही आज से 5 साल पहले मैं जब पहली बार इंदौर गया था तब मुझे नहीं पता था, लेकिन तब वाले टाइम पे गूगल मैप शुरू हो गया था। तो हमने किसी से पूछा नहीं, गूगल मैप चालू किया और सीधा गूगल मैप के सहारे अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। तो सेम चीज़ यहाँ आपकी लाइफ में कोचिंग रोल प्ले करती हैं आपकी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। यानी कि आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। अब वो डायरेक्शन देना है, कोई भी दे सकता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लो, आप दिल्ली जाके पढ़ो, मंदसौर में आके पढ़ो या कहीं भी और आके अपनी कोचिंग शुरू करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्लेटफॉर्म जो होता है वो आपको यही काम करता है, डायरेक्शन दिखाने का। सेकंड थिंग कि अगर बिना प्लेटफॉर्म के हम तैयारी करने की कोशिश करें, यानी कि बिना किसी कोचिंग की सहायता के तैयारी करने की कोशिश करें, तो क्या हाल होगा? तो हाल तो कुछ नहीं होगा, कर सकते हैं, कोई असंभव वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक बात वो है कि मैंने जैसा कि आप लोगों को उदाहरण में बताया था कि हमने जब लोकेशन के बारे में 2-3 लोगों से पूछा तो उन्होंने गलत बताया। सेम चीज़ हमारे साथ में भी होता है। प्रिपरेशन के दौरान जब हम तैयारी करते हैं तो हर व्यक्ति अलग अलग तरह की बात बताता है कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए ये पढ़ो, ये पढ़ने के लिए ये पढ़ो, उसके लिए वो सब्जेक्ट के लिए वो पढ़ो। और एक ही सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 4-5 चीज़ें हो जाती। और तो इसी हालत में तो हमारे पास एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए कम से कम 4-5 महीने लग जाते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में कैसे तैयारी शुरू करें? तो वही है कि एक प्लेटफॉर्म होता है तो कम टाइम में आपको ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करवा देता है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए असंभव है, पहुंच ही जाओगे लेकिन समय लग जाएगा। और बेरोज़गारी वाले ज़माने में समय की बहुत वैल्यू है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने समय की बचत करना चाहते हैं या 1-2 साल या जितना भी आप लोग इधर उधर घूम फिर के फिर अपनी तैयारी को देना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी पर्सनल डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मैं असल जो होता है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि सेम चीज़ वही होती है कि आप किसी से पूछने जाओगे तो सब लोग अलग अलग प्रकार की बात बताएंगे। लेकिन एक कोचिंग पे आपको एक सीधी डायरेक्शन मिल जाती है कि नहीं, बस मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है। और एक असल टाइम के बाद में आपका हो ही जाता है। जिन लोगों ने
अच्छे से तैयारी की है वो लोग कहीं रुकते नहीं। हो सकता है यूपीएससी में रुक जाए, लेकिन कहीं और तो नहीं रुकेंगे, इतनी तो गारंटी है। कहीं और रुकने की संभावना है ही नहीं उनकी। दो चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। इनमें हम एक और चीज़ जोड़ सकते हैं कि रिसोर्स या मटेरियल क्या पढ़ें। तो इसके लिए जो आप लोगों को पसंद आए, आप कौन सा मटेरियल लेना है। असल में ये तो सबको पता है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक लेनी है, लेकिन एक इतना फोकस रहना चाहिए कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही रिसोर्स को प्रेफर करें। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए विपिन चंद्रा अलग से ले ली और स्पेक्ट्रम को आप अलग से पढ़ जाओ, ऐसे में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो सीधी सिंपल बात है, आप कोई एक चीज़ फॉलो करो, और अगर आप कोचिंग कर रहे हो और कोचिंग के नोट्स आपको मिल रहे हैं तो ये और सोने पे सुहागा वाली बात है। तो आप उसी को फॉलो करो, और आपको कुछ एडिशन में लगता है तो आप उसके हिसाब से तैयारी करो। रिसोर्स में ऐसी कोई खास वाली बात है ही नहीं। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी करने की। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, किसी को 5 साल हो गए, किसी को ज़्यादा भी हो गए, लेकिन उनका फ़िलहाल तक एक भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ है। ऐसा क्यों होता है? वो घोड़े गधों की तरह अपनी तैयारी करते ही जा रहे हैं, लेकिन उनका होता कहीं पे भी नहीं है। अब इसके पीछे का एक कारण है, वो गधा हिमाली कर रहे होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? असल में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसकी डिमांड को समझना पड़ता है। हमारा पढ़ने का तरीका कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो किसी भी एग्ज़ाम की डिमांड समझने के लिए 3 चीज़ें, एक तो प्रीवियस पेपर यानी कि पुराने पेपर, और इसका बहुत ज़्यादा रोल होने लगा है करंट अफेयर का, और एक और प्लान की एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है हमारा। तो पहले इससे बात शुरू कर देता हूँ मैं कि यूपीएससी के बारे में बताना चाहूँगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न में प्री में ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको टिक करना होता है, गोला भरना होता है। ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है कि वो डीप में क्वेश्चन पूछेंगे, और जब मेंस में वो आपसे लिखवाना चाहते हैं, हर एक पेपर में एक प्रश्न के 250 शब्द लिखवाना चाहते हैं, तो इसका जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वो आप लोगों के अंदर से डिटेल में चीज़ें निकलवाना चाहते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डीप अलग हो जाता है, डीप में पढ़ना अलग हो जाता है, और डिटेल में पढ़ना अलग हो जाता है। तो यूपीएससी के प्री की डिमांड क्या होती है कि आप किसी भी चीज़ को डीप में पढ़े बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा मेंस में डिमांड ये रहती है कि आप लोग डिटेल में पढ़े चीज़ों को। लोग इसका उल्टा कर देते हैं, प्री और मेंस का अलग अलग कर देते हैं। प्री की तैयारी अलग शुरू करते हैं और मेंस की तैयारी अलग शुरू करते हैं। अच्छी बात है, इसको मुझे इसी में लेना चाहिए था, प्लानिंग वाले मैटर में, लेकिन प्री और मेंस का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो आप लोगों को तैयारी साथ में ही शुरू करनी चाहिए। और 1-2 सब्जेक्ट जो हैं मेंस में ही पूछे जाते हैं, जैसे कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाला, तो आपकी जैसी इच्छा, आप उसे बाद में शुरू करें तो भी बाद में, और शुरू से शुरू करें तो भी कोई बात नहीं। लेकिन इन चीज़ों से हमें समझने को मिलता है कि यूपीएससी जो प्री में पूछता है वो बहुत डीप में क्वेश्चन पूछता है। अब वो डीप में भी पूछता है तो कहाँ से पूछता है, इसके लिए भी समझने के लिए हमें क्या इसकी ज़रूरत रहती है प्रीवियस पेपर की। असल में होता क्या है कि हम हिस्ट्री पढ़ तो रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका एक भी सवाल सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? अब एक सिंपल सा उदाहरण देके बताता हूँ मैं कि जैसे कि हिस्ट्री पूछ रहे हैं, हमें कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये एनालिसिस करने के लिए हमें पुराने पेपर देखने पड़ेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण ले लूँ। अब वहाँ की भी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अब उस हिस्ट्री के भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, वहाँ वो वाले टाइम पे जियोग्राफी कैसी थी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो हमें पुराने पेपर देखने पे ये अंदाज़ा लग जाता है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो वो वहाँ की पॉलिटी के बारे में पूछना चाह रहा है, या वहाँ की इकोनॉमी के बारे में पूछना चाह रहा है, या वहाँ की जियोग्राफी के बारे में पूछना चाह रहा है। अब हम तैयारी कर रहे हैं, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की इकोनॉमी अच्छे से रट रखी है, लेकिन असल में प्रश्न अगर जियोग्राफी से आ जाता है तो फिर वहाँ मामला कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए पुराने पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ रहा है अगर प्रश्न, तो उसके भी कौन सी वाली हिस्ट्री से आ रहा है, वहाँ की जियोग्राफी पूछना चाह रहा है या वहाँ की इकोनॉमी के बारे में पूछना चाह रहा है। ये सारी चीज़ें का एनालिसिस हमें प्रीवियस ईयर के पेपर देखने पर ही पता चल पाएगा। उसके अलावा
करंट अफेयर का ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन एक सिंपल सा उदाहरण देके बताता हूँ कि अगर साल भर में राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ एक भी विवाद हुआ, एक या दो से ज़्यादा विवाद हुआ, तो जाहिर सी बात है मैं लिख के दे सकता हूँ कि राष्ट्रपति के बारे में प्री या मेंस में आपको एक ना क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। जैसे समझ लो, जैसे कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो करंट अफेयर से चीज़ें रिलेटेड है उनसे आप लोगों को क्वेश्चन बन के आएंगे। जैसे कि यही कोई मान लो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ नया देखने को मिला है, तो ये गारंटी है कि प्री या मेंस में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक ना क्वेश्चन आपने को देखने को मिल ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी कुछ न्यूज़ में आया कि करंट अफेयर में सुनने को मिला कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नया अवशेष मिला है, तो जाहिर सी बात है मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बनेगा ही बनेगा यूपीएससी की एग्ज़ाम में। और लोग यही गलती कर देते हैं, करंट अफेयर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो करंट अफेयर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और उसके अलावा प्रीवियस पेपर जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कौन सी वाली चीज़ पढ़नी चाहिए, कौन सा वाला छोड़ना चाहिए। उसके अलावा मीडियम का तो आप लोगों का खुद का प्रेफर होना चाहिए कि मुझे हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में। ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी वाले कम सिलेक्ट होते हैं, ये बात है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसके लिए पूरी अलग से वीडियो बनानी पड़ सकती है मुझे कभी, और बहुत दिनों से अंदर प्लान भी है, मैं कभी करूँगा आप लोगों के लिए वो भी। लेकिन मीडियम अगर यूपीएससी की तैयारी में अगर देखना हो, तो अगर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों बराबर है तो फिर इंग्लिश को लीजिए। और अगर हिंदी थोड़ी कमज़ोर है लेकिन इंग्लिश भी थोड़ी ठीक ठाक आती है तो फिर भी आप हिंदी अच्छी है और इंग्लिश ठीक ठाक आती हैं तो फिर भी इंग्लिश को लीजिएगा। और अगर इंग्लिश बहुत ही बेकार है तो ऐसी वाली कंडीशन में आपका मीडियम हिंदी ही होना चाहिए। और बाकी रही टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड एक दिन में कितना पढ़ें और पूरे साल और लॉन्ग टाइम के लिए भी कितना पढ़ें, तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना पढ़ रहे हैं और आपकी कोचिंग क्लासेस हैं या नहीं है। असल में अगर बोला जा सके तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 15 से 18 महीने तक का सिलेबस है, अगर 3 से 4 घंटे डेली अगर कोचिंग पे पढ़ाया जाए तो। और आप लोग अपने हिसाब से जितना तैयारी कर सकते हैं उतना करिए। आप 5 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 15 से 18 महीने तक का समय जाहिर सी बात है इसमें लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और वर्ल्ड की सेकंड टफ एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से इसमें टाइम लग ही जाता है। महीने 2-3 महीने 5-6 महीने में होने वाले तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें समय लगेगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन बचा होगा जो आपको तैयारी शुरू करने से पहले दिमाग में आ रहा होगा। जल्दी मिलेंगे अगली किसी ऐसी जानकारी के बारे में।